नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। 2000 में जब छत्तीसगढ़ निर्माण हुआ उसके बाद राजनीति लगातार नए करवट ले रही थी। हमने छत्तीसगढ़ सियासतनामा की विशेष पेशकश की अब तक की 3 कड़ियों में यह समझाने की कोशिश की शनै शनै शिशु छत्तीसगढ़ किस तरह किशोर अवस्था की ओर बढ़ रहा था। 2008 के चुनाव में जब डॉक्टर रमन सिंह उभर कर आए और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, जीत तब भी संकीर्ण थी, लेकिन इसके राजनीतिक मायने राष्ट्रीय राजनीति में रेखांकित किए जा रहे थे। 2008 से लेके 2013 तक डॉक्टर रमन सिंह के उन कार्यकालों की हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी। विधानसभा चुनाव के चंद महीना पहले 25 मई 2013 को झीरम कांड हुआ और झीरम कांड का असल गुनाहगार राजनेता आज भी जिंदा है, जिस पर न तो 3rd डिग्री आजमाई गई और न ही उसे बेदाग साबित किया गया। छत्तीसगढ़ सियासतनामा की चौथी कड़ी में राजनीतिक विश्लेषक और जाने माने पत्रकार अनिल मिश्रा के साथ एक बार फिर मैं मौजूद हूं, सिर्फ आपके लिए, जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। अनिल जी, राष्ट्रबोध की विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। नमस्कार। 2008 के विधानसभा चुनाव में यह धारणा कायम हो गई थी कि छत्तीसगढ़ में सत्ता की कुर्सी बस्तर से जाती है। जब भारतीय जनता पार्टी को बस्तर संभाग की 12 में से 11 सीटें मिली थी, तब भी शक की सुई अजीत जोगी के तरफ थी। क्या यह धारणा सही थी और क्या बातें थी, इसे लेकर कुछ जानकारी देंगे आप? 2008 के चुनाव में निश्चित रूप से बस्तर की सीटों पर जो परिणाम आए थे, कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े और पार्टी के अंदर जो गुटबाजी थी उसका परिणाम था। और उक्त गुटबाजी में अजीत जोगी कहीं न कहीं कांग्रेस के नेताओं के निशाने पर रहते थे। 2008 में 1.5% से भी कम अंतर की वो जीत भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर रमन सिंह के लिए बेहद अहम हो गई थी। केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी और सोनिया गांधी एक तरह से सर्वेसर्वा थी, जिसका सीधा असर छत्तीसगढ़ की राजनीति में पड़ रहा था। और अजीत जोगी की भूमिका गांधी परिवार से पहले जैसे नहीं रह गई थी, वो उस तरह के स्वीकार और विश्वास पात्र नहीं रह गए थे। यही कारण था कि 2008 में रविंद्र चौबे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, जिसमें अजीत जोगी की मर्जी नहीं चल रही थी। इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। 2008 में कांग्रेस 38 सीट का जीत कर आई थी और अजीत जोगी नेता प्रतिपक्ष के एक महत्वपूर्ण दावेदार माने जा रहे थे, किंतु आश्चर्यजनक रूप से अजीत जोगी को इसका मौका नहीं मिला। उनकी जगह पर रविंद्र चौबे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। पार्टी रायपुर में जहां पर चुनाव हुए थे वहाँ भीतर खाने बहुत सारी घटना हुई थी। दिग्विजय सिंह उसमें बतौर पर्यवेक्षक आए थे और रविंद्र चौबे की जिस तरह से ताजपोशी हुई, उसके बाद कांग्रेस के भीतर अजीत जोगी और कांग्रेस के अन्य नेताओं के बीच में जो झगड़े की शुरुआत हुई, उसका परिणाम आगे चलकर 2018 में अजीत जोगी को पार्टी से बाहर निकालकर ही हुआ था। उसके पहले बहुत कुछ हुआ था। 2008 और 13 के बीच का जो डॉक्टर रमन सिंह का कार्यकाल था, ऐसा माना जा रहा था जो कांग्रेस के दोनों धड़े थे, जिसमें भूपेश बघेल और रविंद्र चौबे भी शामिल थे, और एक तरफ अजीत जोगी कहीं अलग थलग पड़ गए थे, और कांग्रेस के जो पुराने नेता थे जिसमें सत्यनारायण धनेन्द्र साहू और ऐसे तमाम नेता जो जोगी खेमे से नहीं माने जाते थे, वो विपक्ष के रूप में वैसी धार नहीं दे पा रहे थे। और अजीत जोगी के ऊपर लगातार आरोप लग रहे थे कि उनके डॉक्टर रमन सिंह से बेहद मधुर संबंध है। उस कार्यकाल के बारे में बताएंगे कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस की भूमिका 2008 से 13 के बीच कैसे रही? पवन जी, 2008 से लेकर 2013 का जो कार्यकाल था, उसको मैं छत्तीसगढ़ की राजनीति का सबसे निर्णायक मोड़ मानता हूं। उस कार्यकाल में एक और जहां रमन सिंह दूसरी बार सरकार बनाने के बाद न सिर्फ सत्ता में बल्कि पार्टी संगठन में भी अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे, दूसरी ओर कांग्रेस में अंदरूनी कलह बढ़ते जा रहे थे। अजीत जोगी और कांग्रेस को दूसरे नेताओं के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही थी। तत्कालीन जो प्रदेश प्रभारी थे BK हरिप्रसाद और अजीत जोगी के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि बिलासपुर के एक कार्यक्रम में दोनों नेता मंच में ही आपस में भिड़ गए थे। तब तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल को हस्तक्षेप करना पड़ा था। उक्त घटना का व्यापक असर कांग्रेस के अंदर हुआ था और अजीत जोगी की घेरेबंदी फिर तेजी से होने लगी थी और 2013 के चुनाव में उसका काफ़ी असर हुआ था।
2013 की बात से याद आया कि 25 मई 2013 को बस्तर की दरबा घाटी में झीरम कांड हुआ था। झीरम के उस नरसंहार के कुछ देर पहले ही अजीत जोगी जो उस परिवर्तन यात्रा में मौजूद थे, लेकिन अचानक वो हेलीकॉप्टर से रायपुर चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कई बड़े नेताओं सहित सुरक्षाकर्मी सहित कुल 32 लोगों की अकाल मृत्यु होती है। जिस तरह से नक्सली एम्बुश लगाकर घेर कर 2 तरफ से 3 तरफ से फायरिंग कर रहे थे, उस घटना के दौरान आधे घंटे बाद सबसे आखिरी में विद्याचंद्र शुक्ला की गाड़ी आती है, उनकी भी हत्या कर दी जाती है। और नक्सली जिस तरह से पूछ कर नाम ले लेकर, जो कांग्रेस नेताओं को जानते भी नहीं थे, वो बाकायदा नाम लेकर उन्हें ढूंढ रहे थे। और गोलियों की बौछार के बीच कांग्रेस के विद्याचंद्र शुक्ला, महेंद्र कर्मा, यहाँ तक उस समय के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल जैसे अनेक नेताओं की मौत हुई। लेकिन जो बड़े नेता उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे, जैसे रविंद्र चौबे, भूपेश बघेल, उनकी किस्मत अच्छी थी। किस्मत तो अजीत जोगी भी लिखा कर आए थे, लेकिन अजीत जोगी के अलावा कवासी लखमा की भूमिका पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया गया, क्योंकि जिस तरह से नंद कुमार पटेल और उनके लड़के दिनेश पटेल को लेकर वो घटनास्थल से कुछ दूरी पर जाकर नक्सलियों से वहां की बोली भाषा में बात कर रहे थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पिता पुत्र की वहशियाना तरीके से हत्या कर दी जाती है। सामूहिक नरसंहार के बाद अचानक जंगल में चाबी लगी हुई बाइक कवासी लखमा को कैसे मिल जाती है, और कवासी लखमा जिन्हें खरोंच तक नहीं आई थी, वो अस्पताल में एडमिट होते हैं। उसके बाद एक वीडियो पूरी दुनिया देखती है, जो चरणदास महंत जाकर उनसे बात करते हैं और बाकायदा उन पर हाथ उठाते हैं और पूछते हैं कि जानबूझ के तुमने रास्ता क्यों बदलवाया। ऐसे तमाम अनसुलझे प्रश्न हैं। झीरम घाटी के बारे में बताएंगे और किस तरह से राजनीति वहां से करवट लेती है, और 2013 में उस नरसंहार के बावजूद कांग्रेस को सहानुभूति का फायदा भी नहीं मिल पाता है। पवन जी, झीरम घाटी मेरा मानना है कि आज़ाद भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक नरसंहार की घटना थी और छत्तीसगढ़ की दूसरी राजनीतिक हत्या वाली घटना थी। झीरम कांड का षड्यंत्र के पीछे कौन लोग थे, आज तक उसका खुलासा नहीं हो पाया है, परंतु झीरम घटना का छत्तीसगढ़ की राजनीति में तब व्यापक असर पड़ा था। 2013 के चुनाव बिल्कुल नज़दीक थे और कांग्रेस उस घटना के बाद ये मानकर चल रही थी कि सहानुभूति लहर के भरोसे वो सत्ता में वापसी कर जाएंगे, परंतु आश्चर्यजनक रूप से रमन सिंह तीसरी बार 2013 में चुनाव जीतने में सफल हो गए थे और ये एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लगा था। कांग्रेस उक्त चुनाव में क्यों हार गई थी, इसका विश्लेषण तब न कांग्रेस करने की स्थिति में थी और न ही कांग्रेस के नेता कुछ बोलने की स्थिति में थे। उक्त चुनाव में रमन सिंह की जीत के पीछे कहीं कहीं अजीत जोगी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। अजीत जोगी 2013 के चुनाव नहीं लड़े थे, मरवाही से उनके बेटे अमित जोगी को टिकट दी गई थी। अजीत जोगी बिल्कुल खुले रूप से षड्यंत्र करने में सफल रहे थे। उन्होंने साजा में बालदास जैसे सतनामी समाज के नेता को बिठाकर वहाँ रविंद्र चौबे जो उस समय नेता प्रतिपक्ष होते थे उसको चुनाव हरवाने में सफल हो गए थे। इसके अलावा सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, बोधराम कंवर, ताम्रध्वज साहू, राम पुकार सिंह जैसे कांग्रेस के उस समय के जो बड़े नेता थे वो लोग भी चुनाव हार गए थे और इन सबके हार के पीछे कहीं कहीं अजीत जोगी की एक बड़ी भूमिका थी। टी.एस. बाबा अंबिकापुर सीट से दूसरी बार चुनाव जीत कर आए और उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दायित्व मिला था। 2013 के झीरम कांड के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए, चुनाव परिणाम में एक मिथक टूटा कि छत्तीसगढ़ में सत्ता की कुर्सी बस्तर से जाती है। तब कांग्रेस को 12 में से 8 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को, जबकि इसके पहले वाले चुनाव यानी 2008 में 12 में से 11 मिली थी, लेकिन 2013 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 4 सीटें मिली। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में किसी तरह आ गई, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह का एक बड़ा शून्य स्थापित हुआ, झीरम कांड के बाद कई बड़े नेता काल कलवित हो गए थे और 2013 के चुनाव परिणाम में भी ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे बड़े नेता चुनाव हार चुके थे। वहां उनकी राजनीतिक हैसियत में भी फर्क पड़ा था। परिस्थितियां भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव बाबा के लिए अनुकूल थी। भूपेश बघेल को पीसीसी चीफ यानी प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। टी.एस. सिंहदेव बाबा कहीं ना कहीं उस समय की भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे थे, क्योंकि पहले वाले नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा और रविंद्र चौबे की तरह टी.एस. सिंहदेव उस समय की रमन सिंह सरकार के साथ कदम ताल करते नजर नहीं आ रहे थे। यानी
मामला सेटिंग वाला नहीं था जिस तरह के आरोप लग रहे थे, जिसका सीधा फायदा उस समय की कांग्रेस और जय वीरू की जोड़ी यानी भूपेश और टीएस सिंहदेव की जोड़ी को मिलता हुआ नजर आया। उस जुगलबंदी के बारे में बताएंगे कि कैसी परिस्थितियां थी उस समय राजनीति की। पवन जी, 2013 में कांग्रेस के अधिकांश जो बड़े चेहरे थे वो चुनाव हार गए थे और भूपेश बघेल और टीएस बाबा दो पुराने चेहरे जीतकर आए थे। पार्टी ने पहली बार भूपेश बघेल, जो कि पिछड़े वर्ग के एक बड़े चेहरे थे, उनको संगठन की जवाबदारी सौंपी और टीएस बाबा को सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष की जवाबदारी सौंपी गई थी। भूपेश बघेल काफ़ी आक्रामक नेता रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस को न सिर्फ नए सिरे से खड़ा करने में सफलता अर्जित की, बल्कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जो निरुत्साहित हो गए थे उनमें प्राण फूंकने में भी वो सफल हुए थे और ब्लॉक लेवल तक उन्होंने कांग्रेस को, संगठन को मजबूत किया था। दूसरी ओर टीएस बाबा के बारे में आप बिल्कुल सही कहा आपने कि इसके पहले के दो नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा और रविंद्र चौबे पर रमन सरकार में 14वें मंत्री के रूप में काम करने का आरोप लगा था। इस धारणा को टीएस बाबा ने तोड़ा और पूरे 5 साल उन्होंने सदन के अंदर रमन सरकार की जमकर घेराबंदी की और उनकी नीतियों, उनके कार्यक्रमों सहित जो रमन सरकार की खामियां थी उनको खुलकर उजागर किया था। कुछ और भी वहां समझ आ रहा था। जिस तरह की जाति आधारित राजनीति भूपेश बघेल किया करते थे, स्थानीय निवासियों की मांग को लेकर जिस तरह की एक नई राजनीति वो करते थे, जिसका साफ तौर पर असर उस समय से देखने को मिल रहा था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2014 में जब मोदी सरकार बनी और मोदी लहर चल रही थी, छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से सिर्फ एक सीट दुर्ग की कांग्रेस जीत सकी थी, लेकिन इस जीत के भी काफी गहरे मायने थे। यहाँ तामध्वज साहू जो करीब 5 महीना पहले बेमेतरा से चुनाव हारे थे, वो भारतीय जनता पार्टी की स्टार नेत्री सरोज पांडे को मोदी लहर में हरा चुके थे। 2014 में ही लोकसभा चुनाव के पहले बेमेतरा में कोई थप्पड़ कांड हुआ था जिसकी गूंज पूरे छत्तीसगढ़ में सुनाई दे रही थी। खास करके साहू समाज के नेता काफी नाराज थे, आरोप लगे थे सरोज पांडे और उनके सुरक्षा कर्मियों पर, जहां उन्होंने साहू समाज के स्थानीय अध्यक्ष के ऊपर प्रहार किया था और समाज ने इसे खुले रूप से खुद पर प्रहार माना। क्या यह सही है? इसका असर पूरे छत्तीसगढ़ में पड़ा, आपको ऐसा लगता है? 2014 के लोकसभा चुनाव में दुर्ग लोकसभा का क्षेत्र का चुनाव बहुत निर्णायक साबित हुआ था। सरोज पांडे चुनाव तो हारी थी, परंतु साहू समाज से ताम्रध्वज साहू चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। पहली बार साहू समाज ने दुर्ग लोकसभा सीट पर कांग्रेस का साथ दिया था। उस समय पिछड़ा वर्ग, कुर्मी और साहू समाज सहित अन्य जो छत्तीसगढ़िया जाति थी वो सारे के सारे भाजपा के खिलाफ एकत्रित हो गए थे, जिसके कारण ताम्रध्वज साहू को जीत मिली थी। इसके बाद ताम्रध्वज साहू का न सिर्फ कांग्रेस के भीतर बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी उनका कद बढ़ता गया, यहाँ तक कि वो राहुल गांधी के भी बहुत करीब हो गए दिल्ली में। उनको राहुल गांधी ने तब कांग्रेस पिछड़ा वर्ग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था और आगे चलकर ताम्रध्वज साहू पार्टी में किस तरह सेकंड पोजीशन पर थे ये तो आप जानते ही हैं। जी, तब कांग्रेस सबसे बुरे दौर में गुजर रही थी। 40-45 सीटें लोकसभा में आई थी। नेता प्रतिपक्ष का भी औहदा कांग्रेस को नियमानुसार नहीं मिल पा रहा था। ऐसे हालात में ताम्रध्वज साहू अक्सर टीवी में राहुल गांधी की पीछे वाली कतार में बैठे हुए नजर आते थे और धीरे धीरे जिस तरह से ताम्रध्वज साहू ने खुद को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया, उसका असर छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी पड़ रहा था। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार जो 12-13 साल की हो गई थी, जाहिर तौर पर एक सत्ता विरोधी माहौल आम जनता में तैयार हो रहा था। कई तरह की अपेक्षाएं ऐसे में आ जाती है, इसका फायदा कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा था। लगातार कांग्रेस की ओर से आंदोलन को धार देने की कोशिश हो रही थी। तब दिल्ली दरबार के इशारे पर कहीं ना कहीं अजीत जोगी की उपेक्षा और ज्यादा बढ़ जाती है और अजीत जोगी किसी मंजे हुए राजनीति के शातिर खिलाड़ी की तरह अंतागढ़ उपचुनाव में कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जिसकी वॉइस रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया ने सुनी और कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ, काफी किरकिरी हुई। उस घटना के बारे में कुछ बताएंगे, अजीत जोगी की भूमिका के बारे में और किस तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीति प्रभावित हुई? 2013 में बस्तर की अंतागढ़ सीट से विक्रम उसेंडी चुनाव जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के मंतूराम पवार को लगभग 5000 वोटों से हराया था। उसके बाद लोकसभा चुनाव में विक्रम उसेंडी चुनाव जीतकर सांसद बन गए थे, जिसके चलते वो सीट खाली हुई थी। 2015 में जब उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस ने पुनः मंतूराम पवार को कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा, किंतु चुनाव से पहले ही नामांकन
दाखिल करने के बाद मंतूराम पवार ने अचानक से अपना नाम वापस ले लिया था, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में काफ़ी बवाल हुआ था और अजीत जोगी की इसमें जो भूमिका आई थी उसके चलते कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह काफ़ी बढ़ गया। उक्त चुनाव में एक वाइस टेप सामने आया था जिसमें अजीत जोगी के करीबी फिरोज सिद्दीकी तथा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के जो दामाद थे पुनीत गुप्ता की आवाज़ थी, जिसको लेकर कांग्रेस ने काफ़ी आक्रामक तेवर दिखाए। इसके बाद ही भूपेश बघेल ने हाईकमान के ऊपर अजीत जोगी को पार्टी से बाहर निकालने का दबाव बढ़ा दिया था, जिसके बाद अजीत जोगी को पार्टी से निकाला गया और आगे जाकर अजीत जोगी ने अपनी खुद की नई पार्टी छत्तीसगढ़ जोगी कांग्रेस के नाम से बनाई थी। इस तरह की जब राजनीति होती है, जहां लेन देन होता है, जहां व्यवहारिक पक्ष सिर्फ षड्यंत्रों से भरा होता है, जहां नीति सिद्धांत विचारधारा कोई मायने नहीं रखते, तो ऐसी बदनाम सी पॉलिटिक्स में समझने वाली बात यह है कि कवासी लखमा जो कभी अजीत जोगी के बेहद करीबी होते थे, लगातार बस्तर की कोंटा सीट से जीत कर आ रहे थे। झीरम कांड के नक्सली हमले में कहीं ना कहीं उनकी भूमिका साफ तौर पर दिख रही थी। जैसे अजीत जोगी की भूमिका संदिग्ध थी, उनकी भूमिका भी संदिग्ध थी। लगातार ऐसे षड्यंत्रों के बेहद करीब आने वाले नेता जब ऐसे संदिग्ध आचरण के बावजूद स्थापित रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आम जनता राजनीति से अपनी दूरी बना लेती है। 2018 आते आते तक कहीं ना कहीं डॉक्टर रमन सिंह पार्टी से भी बड़े नजर आ रहे थे। केंद्र की मोदी सरकार को 4 साल हो चुके थे। रमन सिंह सरकार जनता को लुभाने के लिए कुछ बड़े निर्णय लेना चाहती थी। धान के बोनस वाला एक मुद्दा आकर अटक गया। आप बताएंगे कि विधानसभा चुनाव के पहले कैसे जतन किए गए थे अपनी पार्टी को बचाने के लिए 15 साल वाली रमन सिंह सरकार के द्वारा। पवन जी, आपने जिस धान बोनस मुद्दे की चर्चा की वो 2013 के चुनाव में बहुत कारगर साबित हुआ था। झीरम कांड के बावजूद यदि रमन सरकार तीसरी बार चुनाव जीतने में सफल हुई थी, तो उसके पीछे कहीं न कहीं धान बोनस का मुद्दा एक बड़ा कारण था। किंतु 2014 में मोदी जी के केंद्र में आने के बाद रमन सिंह के लिए बैरियर बनने लगे थे। जो धान बोनस का मुद्दा था उनको मोदी जी ने एक तरह से रुकवा दिया, जिसका खामियाजा 2018 के चुनाव में उनको भोगना पड़ा था। 2013 में चुनाव जीतने के बाद रमन सिंह कहीं न कहीं सत्ता में हावी होते गए और इसके चलते उनकी संगठन से थोड़ी सी दूरियां भी बढ़ती गई और कार्यकर्ता नाराज होते गए। इसके चलते भी 2018 जो परिणाम था, मात्र 15 सीटों पर जो सिमट गई, उसके पीछे भी रमन सिंह उसके कार्यकाल में जो अफसरशाही हावी थी और जो कार्यकर्ता नाराज थे, वो भी एक बड़ा कारण था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि तब भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2018 के समय दावा किया जा रहा था कि 60 लाख के करीब भारतीय जनता पार्टी के रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी को जब 2018 का चुनाव परिणाम आता है तो वोट करीब 45 लाख के आसपास मिले थे। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं ने भी उस समय की रमन सिंह सरकार को वोट नहीं दिए थे। तमाम चिंतन मनन हुआ और यह प्रश्न खड़ा किया गया कि 2013 में जब 0.75% वोटों के अंतर से ही डॉक्टर रमन सिंह सरकार की तीसरी बार वापसी हुई थी, तब भी संगठन को पर्याप्त तवज्जो क्यों नहीं दी गई? क्या ये सत्ता का नशा था या और कुछ? इसे हम सियासतनामा की अगली कड़ी में गहराई से समझेंगे और उस दौरान कुछ गहरी बातें भी होगी जो राजनीति की साजिश से जुड़ी हुई है। किस तरह से भूपेश बघेल सत्ता और संगठन पर हावी होते गए और हावी होते होते वो सीमांत बिंदु मिल गया जहां से शुरुआत पराभव की होती है। राजनीति की शुचिता का हम हर बार एक नारा बुलंद करते हैं। हमारी कोशिश है कि स्वच्छ राजनीति के माध्यम से देश और समाज का भला हो। तो आज के लिए इतना ही। अनिल जी, आप स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल के साथ बने रहें, लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका यह प्यार हमारे संबंधों को और मजबूती देगा। नमस्कार।